अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स चल रहा है हमारा। और जैसे कि पिछली वीडियो के शुरुआत में हमने ये बात की थी कि ये वाला जो लेक्चर है ये इस चैप्टर की थ्योरी का आखिरी लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स की जो हमारे पास दूसरी टाइप थी, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट या फिर इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये हमने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर लिया है। इसका पूरा जो हमारे पास इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो कवर कर ली, जो कि लेक्चर नंबर हमारे पास 3 था। और आज का जो हमारा लेक्चर है फिर ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न से जो है वो इसे भी हम लोग स्टडी करेंगे जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट को पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, जैसे कि पिछली वीडियो में देखी थी। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि फार्मूला वगैरह किस तरह से बनेगा, या फिर अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से कहलाता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और साथ में कॉस थीटा। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन थी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मैथमेटिकली उसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो वो यहाँ पे मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिकली इन अ सेंस कि इसका जो फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बेसिकली एग्जाम्पल के ऊपर, और एग्जाम्पल के ज़रिए से पूरा इसे समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास साइन का फंक्शन आता है वो क्यों आता है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो होता किस तरह से है। जैसे हमने वर्क की एग्जाम्पल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके बाद अच्छा खासा क्लियर हो गया था हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी एक इसी तरह की एग्जाम्पल को जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर देखेंगे। और फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास फिर आखिरी प्रॉपर्टीज़ होंगी क्रॉस प्रोडक्ट की, तकरीबन 7 या 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से और मैथमेटिकल डेफिनेशन से, और फिर आस्ते आस्ते जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के ऊपर और फिर सबसे आखिरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है और यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि इफ़ द रिजल्ट ए एंड बी। जी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है और साथ ही साथ मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है किस चीज़ की, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की। अच्छा, इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, वो चीज़ हमारी यहीं ऊपर वाले हिस्से में जो है क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन की अगर बात करें सबसे पहले तो आसान सी इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का, किसी भी 2 वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रिजल्ट है वो आपके पास अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, अगर जो आपके पास रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन का 2 वेक्टर्स की वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सी इसकी जो है वो डेफिनेशन है, जैसे हमने पिछली डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखी थी या फिर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर देखी थी कि अगर हम लोग 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है, जैसे कि हमने वर्क का देखा था, वर्क की एग्जांपल ली थी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास दोनों वेक्टर्स थे,
ये आपके पास फोर्स जो है ये भी एक वेक्टर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाओ जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली थी वर्क की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ये फोर्स है ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और आपके पास जो आंसर आ रहा है अगर वो स्केलर आ रहा है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो स्केलर प्रोडक्ट था। इसी तरह अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और आप उन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाओ और आपके पास जो आंसर आ रहा है या फिर जो नई क्वांटिटी आ रही है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, यहाँ पे क्या था, रिप्रेजेंटिंग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है या फिर जो रिजल्ट आ रहा है अगर तो वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह का जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है वो हम लोग पहले यहाँ पे वैसे ही देख लेते हैं और फिर एग्जांपल के अंदर उसको मज़ीद खोल के भी हम लोग जो है वो देखेंगे। टॉर्क हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। तो इसके अंदर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर। अगर आप लोगों को याद हो तो मैट्रिक के अंदर जो है वो ये टॉर्क हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, जिसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे भी आपके काम आएंगे कि अगर आपके पास एक जो है वो रॉड है या फिर कोई सी भी एक चीज़ है और वो एक एंड से जो है वो फिक्स हुई हुई है, अगर यहाँ से हमने इसे फिक्स किया हुआ है और इसके ऊपर हम लोग यूँ फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो यहाँ से लेकर फिक्स्ड एंड से लेकर हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म, और उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली ये एक वेक्टर होता है। मोमेंट आर्म जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ही होती है, फिक्स पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम लोग मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो असल में देखा जाए तो ये एक डिस्प्लेसमेंट ही है। तो तभी यहाँ पे हम लोगों ने डी से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आपके पास दोनों जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिली जो कि आपके पास टॉर्क है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है यानी कि ये जो हमारे पास टॉर्क है, जो टॉर्क है ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको मज़ीद हम लोग जो है वो एग्जांपल के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो वर्क वाली एग्जांपल को डिस्कस किया था और वो बेसिकली साइन थीटा के लिए होगी कि साइन थीटा क्यों लगता है, और इसका जवाब हम लोग मैट्रिक के अंदर जो है वो कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग टॉर्क का कॉन्सेप्ट या टॉर्क की जो वीडियो है टॉर्क वाली उसके अंदर हम लोग बेसिकली यही वाला जो कॉन्सेप्ट है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दोबारा से कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, सिंपल सा आंसर है इसका कि क्योंकि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या फिर इसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को चूँकि हम लोग क्रॉस इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इसका नाम हमने क्रॉस प्रोडक्ट रख दिया है। और डिफरेंट चीज़ें हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग पिछले वाले प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डॉट का इस्तेमाल कर रहे थे और इसके अंदर जो है वो क्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ए और क्रॉस बी इस तरह से, तो हमें पता लग जाए कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर इसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। और अगर कहीं पे अगर यूँ लिखा हुआ दिख जाए हमें, मतलब डॉट लगा हुआ दिख जाए कहीं पे फिजिक्स के अंदर, तो ये जो डॉट है ये आपको क्या बताएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है। मतलब क्या कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आएगा या फिर वो वाली जो क्वांटिटी होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो मिलनी होगी आपको वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो शॉर्ट के अंदर याद करने के लिए जो है वो हम लोग तभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी तभी हम लोग क्रॉस और डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो रीज़न हो गए हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको हम लोग और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी कि अगर दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाया जाए, जैसे कि टॉर्क है हमारे पास, इसमें दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं
और जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास या फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है या फिर इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन होगी। अब अगर मैथमेटिकली बात करें जिसके अंदर बेसिकली हम लोग फार्मूले को डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर फार्मूला बना रहे होते हैं या फिर फार्मूले को ही याद करें, तो वो मैथमेटिकल वेक्टर प्रोडक्ट की जो है वो डेफिनेशन होगी। तो क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब सेम डॉट प्रोडक्ट वाली ही डेफिनेशन है, सिर्फ साइन की कॉस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले वाले में क्या था? डॉट प्रोडक्ट में कॉस का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया था और यहाँ पे हम लोग कौन सा कर रहे हैं? साइन का फंक्शन। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखें तो a क्रॉस b, मतलब अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और हमें पता है कि जो हमारी क्वांटिटी नहीं आने वाली है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि हमने पिछली ही वीडियो में ये एग्जांपल ली थी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास जो 6 आएगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि और प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और उसका जो रिजल्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वैक्टर्स, इन दोनों वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ और साथ ही साथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साथ ही साथ आप इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका साइन वाला फंक्शन ले लो या फिर साइन थीटा जो है वो आप अगर साथ में लगा दो, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब ये वाला जो हमारे पास मैथमेटिकली इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ में आपके पास साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो है वो जो डिफरेंट है डॉट प्रोडक्ट या फिर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट से, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और जो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास वो भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनती है? मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। और स्केलर में क्या पढ़ा था कि स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो आपको चाहिए होता है। तो पिछला वाला जो प्रोडक्ट था उसके अंदर सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आ रही थी हमारे पास, तो हम बेसिकली सिर्फ जो हमारे पास रिजल्ट आता था यहाँ पे वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख के बताते थे। अब हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि हमने अगर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको जो यहाँ पे ज़रूरत आएगी इस कॉन्सेप्ट की भी, जो कि हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया था, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर के नाम से, या फिर वो वाला जो टॉपिक ये वाली चीज़ जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती है, वेक्टर इसी से बनता है। तो हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं या फिर लिखते किस तरह से? ये आपके पास फर्ज करो कि वेक्टर ए है, अगर इसको हम लोग लिखें तो मैथमेटिकली हमने क्या देखा था कि मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। और साथ ही साथ डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये तरीका होता है किसी वेक्टर को मैथमेटिकली लिखने का कि आप उसका मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में उसकी डायरेक्शन लिख दो। थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको याद आ रहा होगा, मज़ीद जो है वो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करो कि हमने बल्कि फ़र्ज़ नहीं करो, हमने देखा था ये वाली जो चीज़ थी वहाँ पे देखी थी कि एक वेक्टर है जो आपका, ये वाले तो आपको पता है ना, एक्स वाई और जेड वाले, कि ये आपके पास एक्स है और ये वाई है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? आई। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? जे। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर हो इस तरह का, जिसका जो मैग्नीट्यूड है फ़र्ज़ करो कि वो 5 न्यूटन है और वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर लग रहा हो किसी बॉडी के ऊपर,
किसी बॉडी के ऊपर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के ऊपर के अंदर जो वो लग रहा हो, तो इसे मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स है तो ये आपके पास जो है वो फोर्स आ गई, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके पास जो है वो फोर्स आ गई इक्वल्स टू सबसे पहले मैग्नीट्यूड जो कि आपके पास क्या है 5, मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, जो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो ये आपका मैथमेटिकल वे होता है किसी वेक्टर को लिखने का। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस वाली इसके फॉर्मूले के अंदर, तो ये मिटा देते हैं। अगर यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो चीज़ है पूरी की पूरी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देगा। जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा या फिर जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इस वाली चीज़ से सिर्फ और सिर्फ उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि सिर्फ एक क्वांटिटी या फिर आपके पास जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। फ़र्ज़ करो कि मैग्नीट्यूड ए का जो है वो 2 न्यूटन है और बी का जो है वो आपके पास 5 न्यूटन है, और आप साथ में जो है वो साइन थीटा भी कुछ लगा देते हो, साइन 45 कर दो या साइन जो है वो 30 कर दो, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कोई ना कोई एक नंबर आएगा, कुछ भी आ रहा है, फ़र्ज़ करो कि 75.9 या कुछ भी, इस तरह से आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। हमें वेक्टर क्वांटिटी को शो करवाने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और वो हम लोगों ने तभी यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, बल्कि सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरे का पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा हमें। ये वाला जो फॉर्मूला है, हमें जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी आएगी उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, या फिर आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है आपको, या फिर जो न्यू वेक्टर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ये वाली चीज़ या फिर ये वाला फॉर्मूला शो कर रहा है। और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला। और डायरेक्शन को किस तरह से, हमने साथ में इसके यूनिट वेक्टर लगा दिया, जो कि यहाँ पे बताया वो भी है कि वेयर जो आपके पास ये यू कैप है, ये जो ऊपर इस तरह का निशान बना होता है, इसे हम लोग प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं, कैप। तो ये जो आपके पास यू कैप है, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर। इसे हम लोगों ने किस मकसद के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो नया आपके पास वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को लगा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल ली कि 5 न्यूटन है, तो आपको अगर इसे लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अगर सिर्फ 5 लिख दोगे, क्योंकि हमें अगर इस फॉर्मूले से फ़र्ज़ करो कि कोई एक वैल्यू मिल गई, तो अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें तो ये तो स्केलर क्वांटिटी बन गई ना, इसकी डायरेक्शन तो इसके अंदर नहीं होगी। तो डायरेक्शन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्सर मतलब अगर मैथमेटिकली आप प्रॉपर वे के अंदर लिख रहे हो वेक्टर को, तो हम लोग साथ में इसके यूनिट वेक्टर ऐड करते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो आई, अगर जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तो जे, और अगर दोनों के दरमियान में कहीं पे तो हम आई और जे दोनों जो है वो लगा देते हैं। जितना पार्ट इसका एक्स एक्सिस के अंदर होगा उतना हम लोग लिखेंगे कि 4i, और जितना पार्ट इसका वाई एक्सिस के अंदर होगा हम लिख देंगे कि प्लस जितना भी इसका पार्ट उसके अंदर वाई एक्सिस के अंदर जा रहा है उतना जे। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लगाया है, ये बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि ये जो है ये आपके पास मैग्नीट्यूड के लिए न्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये जो है आपके पास डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक वेक्टर है जो कि वेक्टर ए है, और ये आपके पास जो है वो दूसरा वेक्टर है जो कि वेक्टर बी है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई एंगल है। अब जो हमारे पास न्यू वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, या फिर वो किस वे के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर होगा, वो किस तरह से पता लगे। तो यहाँ पे एक सबसे पहले तो हिंट लिखी हुई है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन किस तरह से पहचाननी है वो भी देखेंगे। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो अभी तक जितना हमने पढ़ा कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब हमें अभी तक इन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। तो हमारे जहन में जो सवाल आ सकता है कि जो नया वेक्टर आएगा, फ़र्ज़ करो कि उसको हम लोग नाम दे देते हैं सी, मतलब ये कि ए और बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स को,
तो आपके पास जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है उसको हमने नाम दे दिया कि वो सी होगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमने बोल दिया कि वो वाला वेक्टर सी वेक्टर होगा। तो अब सी वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, वो तो काफ़ी सारी डायरेक्शंस के अंदर हो सकता है। अभी तक इन्होंने हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन जब आप लोग ये वाला हिंट पढ़ेंगे तो इसके बाद आप लोग लिमिटेड हो जाएंगे, या फिर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे। मतलब उन 2 ऑप्शंस पे ही आपके पास डायरेक्शन हो सकती है सी वेक्टर की या फिर प्रोडक्ट की, जो भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो न्यू वेक्टर या फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, न्यू वेक्टर बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो ये आ रहा है इसको हम लोग न्यू वेक्टर बोल लें कि ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये न्यू वेक्टर होगा। या फिर इसे हम लोग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बेसिकली ये पूरी की पूरी वैल्यू देगी। तो न्यू वेक्टर या फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे इन्होंने जो है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या फिर यहाँ पे हमें इन्होंने जो है वो लिमिटेड कर दिया कि जो भी नया वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लाजमी तौर पे परपेंडिकुलर होगी इन दोनों वेक्टर्स की। ये जिस भी प्लेन के अंदर मौजूद हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास नया वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी। अब अगर इसे जो है वो हम लोग समझें तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो 2 वेक्टर्स हैं, ये ब्लैक वाला जो है वो ए है और ये जो है आपके पास बी है, और ये दोनों आपस में एंगल बनाए हुए हैं और कुछ इस तरह से, मतलब इस प्लेन के अंदर मौजूद है। ये इनका जो है वो प्लेन है, कुछ इस तरह से जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। किसी भी तरह से हो सकता है प्लेन, यहाँ भी इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और यूँ नीचे भी हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है। अब इन्होंने जो हमें बात बताई कि जो हमें वेक्टर प्रोडक्ट या फिर जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो लाजमी तौर पे परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। मतलब ये कि जो नया वेक्टर आएगा हमारे पास, जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के लाजमी परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर सिर्फ 2 केसेस के अंदर हो सकता है। एक तो यूँ कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इस प्लेन के अंदर हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बिल्कुल ये वाला जो हमारे पास न्यू वेक्टर है जिसे हम लोग सी का नाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाए। तो एक तो हमारे पास जो केस है वो इस तरह से हो सकता है कि जो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं वो इस प्लेन के अंदर हैं, और जो परपेंडिकुलर है हमारे पास ये वाला वेक्टर, ये इस तरह से इनके ऊपर परपेंडिकुलरली जो है वो एक्ट करे। मतलब नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, एक और क्या हो सकता है, या तो नीचे होगा, यूँ भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना। मतलब अगर ये वाला प्लेन है तो अगर यूँ करें हम लोग तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है दोनों के साथ। अगर यहाँ से देखो आप लोग तो तकरीबन आपको 90 डिग्री जो है वो इस तरह से देखने को मिलेगा, 90 डिग्री। और अगर यहाँ से देखोगे तो इसके साथ भी जो है ये वाला 90 डिग्री बना रहा है। इन 2 केसेस के अलावा और केस नहीं हो सकता। मतलब अगर आप यूँ रखो इसको तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर थोड़ी होगा। अगर यूँ रखो, अगर यूँ रखो, यूँ रखो, परपेंडिकुलर थोड़ी होगा। परपेंडिकुलर सिर्फ 2 केसेस के अंदर ही होगा, या तो ऊपर या तो फिर नीचे। और यही चीज़ आप लोगों ने जो है वो अपने टॉर्क के अंदर भी पढ़ी होगी। या तो टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। और बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी जो है वो सिर्फ पहचानने के लिए जो है वो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन पहचानने के लिए बोलते हैं कि टॉर्क जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो या जो ये हमारा जो नया वाला वेक्टर होगा वो या तो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब अगर ये वाले जो ए और बी हैं इस बोर्ड वाले प्लेन के अंदर हैं तो जो हमारे पास सी आएगा वो इस तरह से बाहर आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। या तो बाहर आएगा इस तरह से या फिर बोर्ड के अंदर जा सकता है, बोर्ड के अंदर। मतलब पीछे जगह नहीं है, ना ही आगे हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। तो या तो वो ऊपर होगा, अगर मैं ऊपर बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास सी वेक्टर है ये बोर्ड से बाहर आ रहा है इस तरह से। तो या तो ये वाला जो है ये हमारे पास सी वेक्टर बोर्ड से इस तरह से बाहर आएगा, या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो सकती है, नीचे की तरफ हो सकती है, जो कि बोर्ड के अंदर है। मतलब अगर बोर्ड के अंदर सुराख कर दें और पिछली साइड से हम लोग निकालें तो उस तरह से परपेंडिकुलर जो है वो बन सकता है। तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब ऊपर होगा या फिर नीचे होगा वो किस तरह से पहचानें। अब यही हमारे पास जो है वो हमारा अगली चीज़ है कि डायरेक्शन को किस तरह से पता करें कि वो ऊपर की तरफ है या फिर जो है वो नीचे की तरफ है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हमारे पास न्यू वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन को शो करवाने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर जो है वो लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ कि मतलब जो नया वेक्टर है वो इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास लग रहा है, इसके ऊपर
इसके ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि वेक्टर 5 न्यूटन का था और हमने क्या किया कि यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया कि भाई ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं कि यूनिट वेक्टर से जो है वो इसको इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें जो है वो तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर कि डायरेक्शन हम किस तरह से पहचाने कि या तो आपके पास जो वेक्टर है वो ऊपर है या फिर नीचे है, मतलब ऊपर है या फिर नीचे कहाँ पे है। तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक रूल है जिसे हम लोग राइट हैंड रूल भी कहते हैं। तो वो देखते हैं और उससे हमें पता लगेगा कि या तो वेक्टर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। कैसे पता लगेगा? डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो आपके पास ये एक तरीका है कि जिससे आप लोग ये पता कर सकते हो कि जो आपके पास न्यू वेक्टर आ रहा है जो, या फिर जो प्रोडक्ट आ रहा है दो वेक्टर्स का, या फिर जो नई वेक्टर क्वांटिटी आ रही है वो किस डायरेक्शन में है, या तो ऊपर है या फिर नीचे है। तो राइट हैंड रूल क्या है आपके पास? सबसे पहले तो आपने जो है वो ये राइट हैंड अपना जो इस्तेमाल करना है डायरेक्शन को निकालने के लिए न्यू वेक्टर की। तो फर्ज करो कि आपके पास जो है वो यही दो वेक्टर्स हैं, एक ये ए है, एक ये जो है आपके पास बी है, ए और बी। और अगर आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आपसे बोला जा रहा है कि आप ए क्रॉस बी करें और जो न्यू वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताएं कि वो कहाँ पे होगी। ये आपके पास उन्होंने आपको डायग्राम भी दे दी और आपसे बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो आपने करना क्या है कि अपना राइट हैंड जो है वो इस्तेमाल करना है और जो आपके पास आपकी फिंगर्स हैं, आपकी जो फिंगर्स हैं वो ए के ऊपर रखनी है। वो आपने इस तरह से इसकी डायरेक्शन के अंदर रख ली, ए की डायरेक्शन के अंदर आपने इस तरह से रख ली, सीधा रख के, मतलब सीधा यूँ रख के इसकी डायरेक्शन के अंदर आपने जो है वो अपनी जो ये वाली फिंगर्स हैं या फिर जो ये वाला हाथ है इस तरह से रख लिया। और अब इसको जो है आपने इस तरह से करना है, घुमाना है, रिल करना है, अपने हाथ को जो है वो इस तरह से घुमाना है बी की डायरेक्शन के अंदर। बी जहाँ पे भी है उसकी डायरेक्शन के अंदर आपने इस तरह से घुमाना है, अंदर की तरफ इस तरह से घुमाना है। तो जब आप अंदर की तरफ घुमाएंगे और अंगूठा बिल्कुल आपने जो वो सीधा रखना है, इस तरह से अंगूठा बिल्कुल आपने सीधा रखना है। तो अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की डायरेक्शन में आपने ये वाली उंगलियाँ रखनी है और इसे इस तरह से बंद करना है, यूँ घुमाना है। तो ये जो थंब है ये आपको डायरेक्शन बताएगा न्यू वेक्टर की, कि जो न्यू वेक्टर है जिसे हम लोग सी का नाम दे रहे हैं वो कहाँ पे आएगा। तो ये ए क्रॉस बी है, ए की डायरेक्शन में रखी, आपने यू बंद की, फिंगर ये जो थंब है आपका ये बाहर की तरफ जो है वो बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू वेक्टर आएगा वो इस तरह से आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। और क्योंकि हम लोग बोर्ड के ऊपर जो है वो बना नहीं सकते यूँ बाहर, क्योंकि इस तरह से कैसे बनाएं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऊपर की तरफ बनाते हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास जो है वो वेक्टर सी है। अब अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास यही वाला केस है, या चलो हम लोग जो है वो केस चेंज कर देते हैं यहाँ पे, कि अब भी आपके पास जो है वो यही ए इसी डायरेक्शन के अंदर है, बी जो है ये भी आपके पास इसी डायरेक्शन के अंदर है, और अब आप लोग बताओ बी क्रॉस ए, अब आप लोग बताओ बी क्रॉस ए। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो ये वाली उंगलियां हैं बी की डायरेक्शन में रखनी है, बी की डायरेक्शन में, और इन्हें बंद करना है ए की तरफ लेके जाते हुए, मतलब इस तरह से बंद करना है। तो अब आपका जो थंब है वो किस तरफ आपको पॉइंट कर रहा है? बोर्ड के अंदर, मतलब बोर्ड से पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा न्यू वेक्टर होगा बोर्ड के अंदर होगा, मतलब पिछली साइड के ऊपर होगा, बोर्ड की पिछली साइड के ऊपर होगा। तो उसे हम लोग चूँकि बना नहीं सकते तो इसलिए हम लोग इस तरह से शो करते हैं कि ये नीचे की तरफ है, मतलब इस तरफ, इस तरह से है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो राइट हैंड रूल है कि आपने क्या करना होता है कि सबसे पहला वाला जो लिखा हुआ है, अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो आप ए की डायरेक्शन में रखें इसे और बंद करें, तो आपका जो थंब है वो आपको पॉइंट करेगा कि जो न्यू वेक्टर है वो कहाँ पे आएगा। फिर इसी तरह अगर यूँ बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो आप अपनी उंगलियों को इस तरह से रखें बी की डायरेक्शन में और इन्हें ए की तरफ जो है वो बंद करें। तो आपके पास जो आपका थंब है वो आपको बताएगा कि जो आपके पास न्यू वेक्टर है वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये तो हमारे पास हो गया डायरेक्शन रियलाइज़ करने का तरीका, या फिर डायरेक्शन जो पता करने का तरीका कि ऊपर या फिर नीचे किस तरह से जो आपके पास जो न्यू वेक्टर है वो आ रहा होगा। तो ये आपके पास जो है वो राइट हैंड रूल है जिसकी मदद से आप लोग
इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप जो है वो निकाल सकते हो न्यू वेक्टर की डायरेक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर और यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं कि साइन थीटा हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी वर्क को काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, उसी तरह यहाँ पे हम लोग टॉर्क की एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो साइन थीटा बेसिकली असल में ये क्या कर रहा होता है। तो एग्जांपल्स के अंदर इसकी सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की, सबसे पहले तो आपके पास कौन सी है, टॉर्क आपके पास जो है वो एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। इसी तरह फिर आपके पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम भी है, जो आप लोग आगे अपने 5वें चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम। और साथ ही साथ जो है वो आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसको छोड़ दो बस। ये 2 एग्जांपल जो है वो आपके लिए काफ़ी हैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। और ये जो आपके पास टॉर्क है इसकी एग्जांपल को जो है वो हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अभी। अच्छा, अब सवाल क्या है या फिर जहन में आपने क्या रखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है A क्रॉस B का, इसके अंदर हम लोग साइन थीटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा क्यों लगता है। तो इसका भी जवाब जो है वो कुछ उसी तरह का होगा। सबसे पहले तो अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला वो क्या है, F क्रॉस D। ये आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और ये आपके पास जो है ये भी वेक्टर है, मतलब टॉर्क जो है ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमने जो है वो फार्मूला पढ़ा था। और अगर वैसे समझें कि टॉर्क क्या होता है तो उसी डायग्राम से जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो एक रॉड है, ये आपके पास जो है वो एक रॉड है और ये एक एंड से इसको जो है वो हमने फिक्स किया हुआ है और वो फिक्स एंड जो है वो आपके पास ये वाली है, फिक्स्ड एंड। मतलब जैसे फ़र्ज़ कर लो कि ये आपके पास एक डोर है, जैसे हमने मैट्रिक के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। फ़र्ज़ करो कि ये दरवाज़ा और दरवाजे का टॉप व्यू है। एक तो दरवाज़ा जो है वो आपके पास यूँ होता है ना, फ्रंट व्यू होता है ये। फ़र्ज़ करो कि आप इसको यूँ देख रहे हो ऊपर से, तो आपको वो किस तरह से नज़र आएगा, कुछ इसी तरह से नज़र आएगा। या फिर किसी रॉड को कंसिडर कर लो कि आपके पास एक रॉड है, तो यहाँ पे इसका जो है वो कब्ज़ा लगा हुआ है। कब्ज़ा आप लोगों को जो है वो पता होगा कि कब्ज़ा क्या होता है, दरवाजे के अंदर जो है वो लगा होता है, जो इसको इस तरह से रोटेट करवा रहा होता है अपनी क्या बोलते हैं जगह के ऊपर। तो ये फिक्स एंड है, हम इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ये जो है वो हमारे पास फोर्स लग रही है, इस दरवाजे के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये वाला फिक्स एंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ से लेकर जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोगों ने किस चीज़ का नाम दिया था, D या फिर मोमेंट आर्म। तो ये आपके पास सारी चीज़ें होगी। अब इसके अंदर जो है वो टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है, मतलब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरह से टर्न कर जाता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है वो आपके पास सिंपली टॉर्क कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने कि टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस D मैट्रिक के अंदर। किस केस के अंदर पढ़ा था ये कि अगर आपके पास जो फोर्स है वो 90 डिग्री के ऊपर लग रही है तब, अगर जो आपके पास फोर्स है वो 90 डिग्री के ऊपर लग रही है तब। लेकिन अगर आपके पास फोर्स जो है वो एंगल के ऊपर आ जाए तो फिर क्या होगा, मतलब फ़र्ज़ करो कि यही आपके पास जो है वो रॉड है, ये आपका फिक्स पॉइंट है और अब आप फोर्स जो है वो बिल्कुल सीधी यूँ नहीं लगा रहे बल्कि यूँ लगा रहे हो कुछ इस तरह से। तो ये आपके पास जो है वो फ़र्ज़ कर लो कि एक्स एक्सिस है और आप इसके साथ एंगल बनाते हुए इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप इसके साथ एंगल बनाते हुए इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। तो आप अगर वैसे भी अपने जहन से सोचो तो क्या इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होगा दोनों सेम होंगे या फिर इसके अंदर डिफरेंस आएगा और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आएगा। तो टॉर्क की वैल्यू है जो टर्निंग इफेक्ट है वो इसके अंदर डिफरेंट आएगा और इसके अंदर डिफरेंट आएगा या फिर दोनों के अंदर सेम होंगे। तो अगर आप खुद से भी सोचो तो देखने से भी पता लग रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा टॉर्क जो है प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप जो है वो बिल्कुल इसको परपेंडिकुलरली खोल रहे हो। मतलब आप अगर दरवाजे को खोलो, दरवाजे को आप यूँ खोलो, मतलब अपनी तरफ जो है वो खींचते हुए, मतलब इस तरह से बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जो है फोर्स लगाते हुए, और एक जो है वो इस डायरेक्शन में खोलो,
यूँ खींच के आप जो है वो दरवाजे को खोलो, तो क्या इन दोनों केसेस के अंदर सेम वे के अंदर जो है वो दरवाज़ा खुलेगा या फिर टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होगा? नहीं, इसके अंदर कम होगा, इसके अंदर ज़्यादा होगा। क्यों और वजह क्या है यहाँ पे बेसिकली वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर से वही चीज़ कि आप इसको फोर्स को जो है वो इसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करो और देखो कि कौन सा कंपोनेंट क्या करवा रहा है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो क्या करवा रहा है। तो ये आपके पास जो थी वो फोर्स थी, और अगर इसे हम लोग इसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ें तो ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये आपके पास क्या कहलाएगा, फोर्स का एक्स वाला कंपोनेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो कंपोनेंट कहलाएगा, मतलब ये पूरे का पूरे जो आपके पास कंपोनेंट कहलाएगा, ये क्या कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, फोर्स का वाई वाला कंपोनेंट। अच्छा, अब अगर देखें तो हमें चीज़ जो है वो क्लियर होगी कि हमारे फोर्स का एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो ज़ाया हो रहा है यहाँ पे, ज़ाया इन अ सेंस कि वो लाइन ऑफ ये आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बेसिकली इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, फिक्स्ड एंड भी बोलते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, जो इसका सही नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा जो एक्स वाला कंपोनेंट है हमारी फोर्स का, अगर वो एंगल के ऊपर लग रही हो तो हमारी फोर्स का एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से जो पास हो रहा होता है, यानी कि वो दूसरे लफ्ज़ों में, देसी लफ्ज़ों में ज़ाया हो रहा होता है, वो जो है वो बेकार जा रहा होता है। मतलब अगर आप दरवाजे को यूँ खींच रहे हो, यहाँ कब्जे लगे हुए और यहाँ से यूँ खींच रहे हो तो वो कभी भी नहीं खुलेगा। या फिर किसी रॉड को जो है वो आप जो है वो यहाँ से वो फिक्स है और आप इसको यूँ खींच रहे हो तो उसके अंदर टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा कि जब आप जो है वो, या फिर कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, एफ का वाई वाला कंपोनेंट। जितनी भी इसकी वैल्यू आ रही होगी सिर्फ वही वाला जो आपके पास कंपोनेंट है वो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, या फिर क्या चीज़ जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर जो भी कंपोनेंट लग रहा होता है सिर्फ वही वाला इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, और वही वाला जो कंपोनेंट होता है कि वो टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस करवा रहा होता है। अगर 0 डिग्री के ऊपर आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा ही नहीं, वो जीरो टॉर्क जो है आपको देगा, जीरो टॉर्क की वैल्यू देगा। और वो कैसे आएगी वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो तभी हमने मैट्रिक के अंदर इसके फॉर्मूले के साथ ये भी पढ़ा था कि टॉर्क जो होता है वो इक्वल होता है एफ इंटू डी, एफ डी अगर सिंपली देखें तो एफ डी इंटू साइन थीटा, ये हमने मैट्रिक के अंदर भी देखा था। और ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था कि कब लगाना है आपने, कि जब फोर्स एंगल के ऊपर लग रही हो। अच्छा, अब अगर फर्ज करो कि एंगल जो है वो 0 है, हम फोर्स जो है वो बिल्कुल यूँ लगा रहे हैं, आपके पास जो है वो एक रॉड है, यहाँ से जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आप इसके ऊपर यूँ फोर्स लगाओ, यूँ फोर्स लगाओ, ये इसका जो है मोमेंट आर्म हो जाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा। अब इसका जो है वो आप निकाल के देखो कि टॉर्क इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा। अगर जहन लगाओ तो इसका जो टॉर्क है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है ये इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे फॉर्मूले के ज़रिए से या फॉर्मूले से भी हमारे पास 0 की ही वैल्यू आनी चाहिए, जो कि आएगी भी। कैसे कि यहाँ पे एंगल अगर हम लोग देखें तो फोर्स का एंगल कितना है, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री है। तो इस फॉर्मूले के अंदर डालो आप, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डी, कुछ भी वैल्यूज़ अभी ना रखो, साइन 0, सिर्फ एक साइन, इस साइन 0 को, या फिर आप जो वो एफ की और डी की कोई भी वैल्यूज़ डाल के साइन 0 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालो, या सिर्फ साइन 0 की वैल्यू निकाल के देख लो। तो साइन 0 की जो वैल्यू आपको मिलेगी, साइन 0 की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। और 0 जब यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट के अंदर आएगा तो पीछे चाहे जितनी मर्जी बड़ी आप फोर्स लगाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन जितनी उसको बेयर कर सके, और साथ ही साथ जो मोमेंट आर्म है आप कितनी भी बड़ी उसकी वैल्यू लिख दो, वो 0 इस पूरी की पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। टॉर्क नहीं होगा, कब्जे उखड़ जाएंगे, यहाँ से दरवाज़ा पूरा उखड़ के बाहर निकल जाएगा, लेकिन टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क की क्या वैल्यू आएगी, 0, टॉर्क 0 आ रहा है। और अगर 90 डिग्री हो तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर आप जो है वो 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो आपके पास फोर्स इंटू डी और साथ में साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, मतलब मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है।
और साइन 90 की, ये भी आप लोग जो एक कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में डाल दो कि साइन 90 की जो, या फिर साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो और वो जो वन वाली वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के ऊपर आ रही होती है। साइन की भी और कॉस की भी, साइन की भी और कॉस की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। और इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 किस किस पे आती है, साइन की जो है वो 90 डिग्री पे आती है और कॉस की जो है आपके पास 0 डिग्री पे आती है। दोनों अपोजिट है, साइन की 90 डिग्री पे 1 आएगी और कॉस की 0 डिग्री पे 1 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब कि आपके पास जो टॉर्क होगा वो भी आपके पास मैक्सिमम कहलाएगा। आप साइन और थीटा के अंदर कोई भी वैल्यू डाल के देखो, अच्छी खासी बड़ी वैल्यूज डाल के देखो, उसका आंसर 1 से बड़ा कभी भी नहीं जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप साइन थीटा जो है वो निकाल रहे हो और उसकी वैल्यू 2, 3, 2.4 इस तरह से आ रही है, वो हमेशा 1 से नीचे नीचे होगी, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, या फिर अगर जब सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी तो 1 होगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साइन जो है वो 90 के ऊपर हमारे पास 1 हो जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जो टॉर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा यहाँ पे क्यों लगाते हैं। अच्छा, कॉस थीटा यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ये वाला कॉम्पोनेंट थोड़ी चाहिए, ये वाला कॉम्पोनेंट थोड़ी चाहिए। ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए होता जैसे कि पिछले वाले डॉट प्रोडक्ट के अंदर चाहिए था, तो तब हमने कॉस जो है वो थीटा लगाया था। अब अगर हमें ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए, एफ वाई वाला कॉम्पोनेंट चाहिए, क्योंकि यही वाला जो है ये इफेक्टिव कॉम्पोनेंट है या फिर यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है। तो अगर ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए तो हमें पता है कि एफ वाई का फॉर्मूला क्या है। कई बार जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे पास एफ वाई वाला कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है, कैसे निकलता है। एफ वाई वाला कॉम्पोनेंट बोलो या फिर परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट बोलो, क्योंकि ये आपके पास जो है वो थीटा है और ये जो एफ वाई है वो यहाँ पे भी होगा, सही है। तो थीटा की बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है और ये बेस होती है, और यही वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे आई हुई है। तो इसका मतलब कि आप अगर एफ वाई बोलो या फिर परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ज़्यादा बेहतर ये कि आप परपेंडिकुलर के सेंस में जो याद करो कि परपेंडिकुलर वाला क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इस तरह से याद कर लो कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है, अगर कोई चीज़ कोई वेक्टर एंगल के ऊपर किसी दूसरे वेक्टर के साथ बना हुआ है, ये इफेक्टिव होता है। इसको हम लोग इफेक्टिव कंपोनेंट या फिर यही हमें चाहिए होता है। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमें बेस वाला जो कंपोनेंट होता है वो चाहिए होता है, बेस कंपोनेंट। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि इसमें एफ वाई या फिर अगर कोई सा भी वेक्टर है तो उसका वाई वाला कंपोनेंट, और बेस वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाला। फोर्स है तो फोर्स का एक्स वाला, अगर कोई और वेक्टर है तो उसका एक्स वाला। अच्छा, एफ वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ साइन थीटा, अगर आप लोगों को याद हो। इसकी डेरिवेशन के अंदर मजीद हम लोग नहीं जा रहे, वेक्टर वाली आप लोग जो है वो मैट्रिक क्लास की वीडियो देख लेना, उसके अंदर हमने रिजॉल्व किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला, ये बेसिकली एक टॉपिक है। तो इसकी जो वैल्यू इस तरह से निकलती है। तो अब अगर इस केस के अंदर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है, जो इफेक्टिव फोर्स है, जो टॉर्क असल में प्रोड्यूस करवा रही है, वो कौन सी है, एफ वाई, और साथ में जो मोमेंट आर्म है जो भी है यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास डी, आप इसके साथ लिखो। अब एफ वाई का क्या फॉर्मूला है, एफ साइन थीटा। तो तभी ये जो है ये आपके पास क्या बनता है, एफ साइन थीटा हमने एफ वाई की जगह पे लिख दिया और साथ में डी, और एफ और डी को साथ लिख दो तो आपके पास जो है वो एक फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, एक प्रॉपर जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा कि एफ इंटू डी साइन थीटा। तो यही फार्मूला हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये एक्सप्लेनेशन है, या फिर इसके ज़रिए से जो आपने समझा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो असल में क्या होता है, और इसके अंदर हम लोग साइन थीटा क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वाई वाला जो कंपोनेंट होता है या फिर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, या फिर वो हमें चाहिए होता है। तो ये हमारे पास सिंपली डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बेसिकली समझने या फिर एग्जांपल के ज़रिए से जो है वो हमने समझा क्रॉस प्रोडक्ट को। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं और वो भी हम लोगों ने जो है वो इसी वीडियो के साथ करनी है। काफ़ी शुरू की 5 जो हैं वो तो बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट में जो है वो देखी थी, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी उनको निपटाएंगे। और आगे की भी जो है वो भी आसान है, तो सारी की सारी अभी इसी वीडियो के अंदर जो हम लोग कवर करते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस
प्रोडक्ट या फिर इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तकरीबन टोटल इसकी जो है वो 8 से 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये वाली आसान है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो डेरिवेशन टाइप की नहीं है। शुरू की 5 तो उसी तरह से आपके पास जो है वो काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो सिर्फ याद रखने के लिए या फिर आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात की जाए तो वो सिंपली इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि आपके पास अगर A क्रॉस B आपको बोला हुआ है कि निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम या फिर साइन थीटा, और साथ में जो है आपके पास यूनिट वेक्टर भी आता है जो कि डायरेक्शन को बता रहा होता है कि भाई जो हमारे पास नया वेक्टर आएगा, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड, और साथ में ये जो है ये आपके पास डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो ये मैग्नीट्यूड और साथ में ये डायरेक्शन, तो इन दोनों को मिला के जो आपके पास वेक्टर बन जाता है। मतलब ये पूरे का पूरे जो आपको एक वेक्टर बता रहा होता है। तो सिंपली ये आपके पास सबसे पहला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का। फिर अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A और B, अगर आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं, इफ़ A एंड B आर पैरेलल, अगर A और B आपके पास पैरेलल हैं तो क्या होगा? देन A क्रॉस B, अब ये आप लोगों ने बताना है। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा? एक ये वेक्टर है A, और एक इसी की डायरेक्शन के अंदर एक और वेक्टर है जो कि आपके पास क्या है? B। एंगल इन दोनों के दरमियान क्या होगा? पैरेलल का मतलब क्या होता है कि एंगल, दूसरे लफ्ज़ों में अगर देखें तो पैरेलल का मतलब होता है कि एंगल 0 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, मतलब कि उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री आ रहा है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? तो वो सिंपल सी चीज़ है। आप साइन 0 अभी पीछे देखते हुए आए हो कि साइन 0 जो होता है वो आपके पास बेसिकली 0 होता है। तो 0 जब आप यहाँ पे लगाओगे तो पीछे भले जितने भी बड़े बड़े नंबर हों, फर्ज करो कि 3, 5, 9, 8 जो वो लिखा हुआ है, और साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो एक और बड़े अच्छे खासे नंबर से 38 या फिर आगे और भी लिख दो कितने भी नंबर, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। साइन 0 0 होता है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेटर के अंदर डाल के देखो तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब नो आपको जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर नया जो आपको वेक्टर मिलेगा वो 0 मिलेगा ही नहीं बल्कि। और इसे आप लोग जो है वो टॉर्क की एग्जांपल ध्यान में रखते हुए देख सकते हो, जो हमने पीछे डिस्कस भी की कि अगर आपके पास जो मोमेंट आर्म है वो कुछ इस तरह से हो या फिर इस डायरेक्शन के अंदर हो, ये मोमेंट आर्म हो, और इसी डायरेक्शन के अंदर अगर आप लोग फोर्स लगा रहे हो, मतलब फर्ज करो कि ये आपके पास जो है वो वही एक रॉड है या फिर कोई दरवाज़ा है, और मोमेंट आर्म इसकी ये है, इस डायरेक्शन के अंदर है, और आप यूं ही फोर्स लगा रहे हो इसके अंदर, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो वो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, बल्कि क्या होगा कि या तो उसके कब्जे उखड़ जाएंगे या फिर आपकी पूरी की पूरी फोर्स जो है वो ज़ाया हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब टॉर्क इस केस के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास जो है वो पहली चीज़ है जो समझने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। फिर इसी तरह अगर बोला जाए आपसे कि इफ़ A एंड B आर परपेंडिकुलर देन A क्रॉस B आपके पास किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि A यूँ है और B जो है वो यूँ है, A यूँ है, B यूँ है, इनके दरमियान 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है वो आपके पास 90 डिग्री है। तो सिंपली साइन 90 की क्या वैल्यू होती है? अभी पीछे हमने देखी 1, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपके पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और साइन की जगह पे आप जब 90 पुट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्योंकि 1 आएगा, तो 1 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। आप अगर देखना चाहो या लिखना चाहो याद रखने के लिए तो याद रख भी आप ये लिख सकते हो कि ये इसके ऊपर जो साइन 90 के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, और इसके ऊपर जो है वो मिनिमम, या फिर इसे आप लोग 0 भी बोल सकते हो, मतलब 0 वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। और इसके ऊपर मैक्सिमम जो कि हमने यहाँ पे देख भी लिया कि आपके पास अगर ये रॉड हो और आप इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपके मोमेंट आर्म से,
तो जो आपको टॉर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पे भी वही बात बताई हुई है कि आपको मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। फिर अगर हम लोग चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, और वो कौन कौन सी हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है कि I क्रॉस I इज इक्वल्स टू 0, J क्रॉस J इज इक्वल्स टू 0 और K क्रॉस K इज इक्वल्स टू 0। पिछले वाले टॉपिक के अंदर या डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K जो था वो आपके पास 1 1 1 के इक्वल आ रहा था, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। और उसका रीज़न आपको पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। I जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, और अगर एक और I आया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एंगल इन दोनों के दरमियान जो है 0 होगा। और 0 एंगल के ऊपर अभी हमने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब की वैल्यूज़ अगर I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, J के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है सेम होती है, K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप याद रखने के लिए या फिर एक को जो हम लोग देख भी लेते हैं, I क्रॉस I का हम कैसे निकाल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। I का मैग्नीट्यूड, फिर I का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि इनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो यहाँ पे 0 डालो और फिर यहाँ पे आप जो बताओ कि साइन जो आपके पास 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये इसलिए ये पूरे का पूरा जो आपके पास 0 हो जाएगा। और यही एक्सप्लेनेशन दूसरे दोनों के लिए भी है। फिर अगर हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि I क्रॉस J जो है वो आपके पास इक्वल होता है माइनस का J क्रॉस I। और ये माइनस का J क्रॉस I क्या है, ये हम लोग जो है वो बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ के अंदर जो वो प्रूफ भी करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि माइनस का J क्रॉस I का क्या मतलब है। या फिर इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K, फिर J क्रॉस K जो है वो आपके पास माइनस का K क्रॉस J भी हो सकता है, और यहाँ पे जो I भी आ सकता है आपके पास, और K क्रॉस I जो आपके पास माइनस का I क्रॉस K भी हो सकता है, या तो फिर J भी हो सकता है। आपने जो अभी ध्यान में रखनी है चीज़ वो ये रखनी है कि I क्रॉस J जो है वो K के इक्वल है। इसको भी हम लोग जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। J क्रॉस K जो आपके पास I के इक्वल है, और K क्रॉस I जो आपके पास J के इक्वल है। और इस बात का भी सेंस जो है वो थोड़ा बहुत आपके जहन में जो बन रहा होगा अगर आप खुद से जो वो सोचें तो। कैसे, ये वाली जो चीज़ है दरमियान वाली, ये हम लोग बेसिकली अगली ही प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रूव करेंगे कि कैसे I डॉट J या फिर A क्रॉस B इक्वल होता है माइनस का B क्रॉस A के। तो उससे ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो जाएगा दरमियान वाला। ये वाला भी हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि I क्रॉस J K के कैसे इक्वल होता है। हमें पता है कि तीनों एक्सिस जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये Y है, ये X है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो I होता है, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो J होता है, और हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस भी है जो कि Z होता है, जो इस तरह से बाहर आ रहा होगा बोर्ड से, जिसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते 2D प्लेन के ऊपर, तो हम लोग इसलिए कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि ये बाहर आ रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर है वो कौन सा है, के वेक्टर है। तो अगर आप I डॉट J निकाल रहे हो या फिर I क्रॉस J निकाल रहे हो, तो राइट हैंड रूल से आपने क्या सीखा था कि हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा, नया वेक्टर जो आएगा वो भी यूनिट वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। जो नया वेक्टर आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1 ही होता है। तो जो नया वेक्टर आएगा और वो भी यूनिट वेक्टर ही होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इसको भी अगर हम लोग यूँ लिखें, यूँ समझें, फ़र्ज़ करो कि ये वाला जो हमारे पास ब्लू है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ये वाला जो है हमारे पास I है। ये जो है ये आपको ये वाला ये जो आपके पास ब्लैक पॉइंटर है ये आपको J की डायरेक्शन बता रहा है, तो ये रहा I और J इस तरह से हो गए। अब हम इन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 1 है। इन दोनों का अगर आप लोग प्रोडक्ट लोगे तो जो तीसरा आपके पास वेक्टर आएगा, तीसरा जो आपके पास वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन
कहाँ होगी, इसको अगर यूँ करें तो ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री अगर देखें तो ये आपके पास इस तरह से देख लो आई, और ये जो है आपके पास जे है। जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है या फिर कौन सा एक्सिस होता है, के वाला या फिर आपके पास जो हाँ वो जेड एक्सिस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास नया वेक्टर आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, के। उसका मतलब क्या हुआ कि ये आई था, ये आई था, ये आपके पास जो है वो जे था, और यहाँ पे जो आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है ये आपके पास के आ रहा है, ये आपके पास के आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आई और जे के परपेंडिकुलर है वो कौन सा आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर होगा, के। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जो आपके पास एक्सिस होता है वो के, वो जेड एक्सिस होता है। और जेड एक्सिस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर जेड एक्सिस को की डायरेक्शन को शो करने के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो के होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास के आ रहा है। और इसी तरह से अगर दूसरे की भी जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि जे डॉट के करोगे तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है वो आपके पास एक्स एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए जो हम लोग देखते हैं वो आई होता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो जो न्यू वेक्टर आएगा वो के की डायरेक्शन के अंदर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो जो न्यू वेक्टर आएगा वो जे की डायरेक्शन में होगा, और फिर इन दोनों का लोगे तो वो आई की डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये आपके पास सिंपली जो है कॉन्सेप्ट है। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली माइनस के जे क्रॉस आई, या भी कम्यूटेटिव लॉ के अंदर या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो बेसिकली डिस्कस हो जाएगी। और ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर रिवाइज करना है अभी इसी वीडियो के अंदर जो हमने देखा है ये वाली चीज़। तो कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वो इसके अंदर किस तरह से प्रूव होती है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आपसे पेपर के अंदर पूछा जाए कि ये वाली हमारी जो प्रॉपर्टी है छठी है, और कम्यूटेटिव लॉ या फिर इसे आप लोग जो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, तो अगर आपसे बोला जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी किस तरह से जो है वो एक्ट कर रही होती है, फिर किस तरह से आ रही होती है वो बताओ। या फिर आपको अगर इस तरह से बोला जाए कि प्रूव करो कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, तो सवाल के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर वो पूछ सकते हैं इस तरह से कि प्रूव करो कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही होती। क्या हो रहा होता है, मतलब इस तरह से भी पूछ सकते हैं और यूँ भी पूछ सकते हैं कि प्रूफ करो आप कि ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास इक्वल है माइनस का बी क्रॉस ए के। सिर्फ एक माइनस के साइन की वजह से हमारे पास क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही होती। तो इसीलिए आपके पास जो है वो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। मतलब आपसे वो सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं कि आप प्रूफ करो कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो अप्लाई नहीं होती, या फिर ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। या फिर वो यूँ पूछ सकते हैं कि आप ये प्रूफ कर दो सिंपली कि ए क्रॉस बी जो माइनस का बी क्रॉस ए के इक्वल है। तो वर्डिंग वगैरह आप लोगों ने दोबारा से नोट्स वगैरह से देखनी है या बुक से देखनी है, फिर किसी भी सोर्स से जो आप ले सकते हो। हम यहाँ पे जो है सिर्फ इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वही वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें तो फर्ज करो कि ये आपके पास जो है वो ए है और ये आपके पास क्या है बी, इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें ए क्रॉस बी, और यहाँ पे हमारे पास यही वाले दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, ये ए है और ये आपके पास जो है वेक्टर बी है, और इनके दरमियान एंगल भी वही है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें बी क्रॉस ए, दोनों के अंदर आपके पास क्या क्या रिजल्ट आएगा, या फिर जो आपके पास जो इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो। इसका फॉर्मूला क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में आपके पास साइन थीटा,
ये पूरे का पूरा जो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे नीचे से इसको जो है वो लिख लेते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये पूरे का पूरा आपको जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा या फिर मैग्नीट्यूड देगा सी वेक्टर की, जो भी नया वेक्टर होगा या फिर जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी साथ में लगेगा डायरेक्शन को शो करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए क्रॉस बी हमने क्या देखा राइट हैंड रूल से कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ए की तरफ आप जो है वो उंगलियाँ रखो, उसको बंद करो बी की तरफ, तो आपका जो थंब है वो आपको बताएगा कि जो सी वेक्टर है वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपके पास फर्ज करो कि सी वेक्टर है, ये आपके पास सी वेक्टर है, और आपने रख दिया कि ये वाली जो हम लोग चीज़ ले रहे हैं ऊपर की तरफ जो है वो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है वो ये भी खुद से जो है बताया जाता है कि आप ऊपर वाला पॉजिटिव ले रहे हो या फिर नीचे वाला। तो यहाँ पे बोलो कि हम लोग जो है वो ऊपर वाला जो है हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, या फिर इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के केस के अंदर भी हम लोग बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये वाला जो आपके पास यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव के अंदर लगेगा, या ये हम लोग पॉजिटिव के अंदर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। इसको बोल दो कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। सिंपली हमने क्या किया कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, सिंपली वो किया अभी तक। अब यहाँ पे जो है वो समझने वाली चीज़ है कि अगर हम लोग बी क्रॉस ए करें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में साइन थीटा, ये तो वही मैग्नीट्यूड की वैल्यू देगा और ये भी उतनी आएगी, क्योंकि आप ये जो है ये मैग्नीट्यूड है ना, ये स्केलर्स हैं, मैग्नीट्यूड है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो और साथ में आपके साइन थीटा भी लगा हुआ, तो सबकी वैल्यूज जो आपको सेम वैल्यू देगी, मतलब यहाँ तक आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो मैग्नीट्यूड या फिर आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दोनों केसेस के अंदर वो तो सेम आएगी। फ़र्क कहाँ पे आएगा, यूनिट वेक्टर के अंदर। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो हम लोग बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास आपका हाथ है राइट हैंड, आपने बी की डायरेक्शन में इस तरह से करना है, इसको घुमाना है ए की डायरेक्शन में, तो आपको जो थंब है वो आपको बताएगा कि जो वेक्टर है वो कहाँ पे आ रहा है। तो वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है सी। तो ए क्रॉस बी बेसिकली बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया पॉजिटिव के अंदर, ये ऊपर था, अब नीचे जा रहा है तो लाजमी सी बात है ये नेगेटिव के अंदर होगा। हमने नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर भी देखा था, नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि अगर एक वेक्टर यूँ है और एक वेक्टर जो है वो उसी की डायरेक्शन के अंदर पीछे की तरफ लग रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव है और ये जो आपके पास नेगेटिव है। एक को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एक को जो नेगेटिव लेते हैं। तो अगर ये वाला यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ है और उसको हमने पॉजिटिव रखा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला हम लोग यूनिट वेक्टर लेंगे जिसके डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हम लोग नेगेटिव के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का यू कैप, यानी कि नेगेटिव का यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और अगर इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखें तो बी क्रॉस ए, और चूँकि ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड से इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में अगर इस माइनस के साइन को पहले लिख दें तो माइनस के साइन को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इस पूरी की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू के शुरू में लिख दें हम लोग माइनस, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर इस तरह से आ जाएगा और ये आ जाएगा बी क्रॉस ए आपके पास। अब ये वाली बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर, या फिर अभी इक्वेशन नहीं बनी, एक मिनट, एक चीज़ जो है यहाँ पे रह गई कि अगर हम लोग माइनस के साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, इक्वेशन के दोनों तरफ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। मैथमेटिक्स है, हम अपनी मर्ज़ी से जो वो कुछ भी कर सकते हैं, जो इधर करेंगे वो उधर भी करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस पहले से मौजूद है एक, और एक जो है वो अभी हमने माइनस खुद से लगा दिया, तो ए और बी और साइन थीटा यूनिट वेक्टर। माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस, तो सिंपली इसको हटा दो या फिर एक और स्टेप बढ़ा दो और यहाँ पे जो माइनस का साइन प्लस करके लिख दो। फर्स्ट
सेकेंड साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गए, और प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे जो माइनस का साइन आ गया, हमने क्या किया कि दोनों तरफ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया और ये वाला जो है आपके पास माइनस हो गया। इसको बोल दो कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। और अब कंपेयर करवा लो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके पास बेसिकली आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो हम लोग दोबारा से शुरू कर लेते हैं कि कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, अगर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ये वाली साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस का b क्रॉस a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमसे उन्होंने कहा था कि ये चीज़ प्रूव करके बताओ कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस का b क्रॉस a, ये प्रूव हो गई। और या तो फिर ये प्रूव करके बताओ कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है, तो वो भी हमने प्रूव कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि माइनस का साइन भी आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b जो है वो आपके पास नहीं है इक्वल b क्रॉस a के। किसके इक्वल है? माइनस का b क्रॉस a के। तो ये दोनों चीज़ें जो इससे प्रूव हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और बस 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रह गई, छोटी छोटी सी हैं, वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं इसी वीडियो के अंदर, और फिर इसको जो है वो ख़त्म करते हैं। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो बेसिकली एक फार्मूला है जो हम लोग जो है वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों ने जो है वो याद रखना। और इसकी डेरिवेशन वगैरह या फिर इसकी जो इसका जो रीज़न है ये कैसे बना, कहाँ से आया, तो ये मैथमेटिक्स वालों को जो है वो पता होगा, या फिर वो जो है पढ़ेंगे जब वो लोग मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक फार्मूला समझ लो कि है, अगर आपको a और b जो है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर दे दिए गए हों, x1i प्लस का y1j प्लस का z1k, और यहाँ पे x2i प्लस का y2j और प्लस का z2k। तो अब अगर आपसे बोला जा रहा हो कि फाइंड करो a क्रॉस b, फाइंड करो a क्रॉस b, तो आप लोग किस तरह से फाइंड करोगे? डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो हमने सिंपली सबको मल्टीप्लाई करवा दिया था, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने बैठे तो आप लोग फंस जाओगे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब i डॉट जे, सबसे पहले तो इनको लिखोगे और इसको लिखोगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x1, और साथ में जो है वो आपके पास x2, और i डॉट i क्रॉस i, सही है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, मतलब कि यहाँ पे जो आप a वाली पूरी वैल्यूज़ लिख दो, x1i प्लस का y1j प्लस का z1k, और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज़ लिख दो पूरी, y2i और प्लस का y2j और प्लस का z2k, और इन सब को जो मल्टीप्लाई करो सब पूरी की पूरी को सारी की सारी वैल्यूज़ को, तो i क्रॉस i आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जो प्लस करोगे तो x1 और y1 या x1 और y2 और साथ में जो है वो i क्रॉस j, तो करते करते आपके पास जो है वो अच्छी खासी लंबी वैल्यूज चली जाएंगी, और उससे जो है वो आपको कन्फ्यूजन भी होगी, तो और कैलकुलेशन भी जो है वो अच्छी खासी लंबी चली जाएगी। मतलब इससे हो तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो अच्छी खासी लंबी चली जाएगी। मतलब ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे k आ जाएगा इसके साथ, i डॉट जे जो k के इक्वल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि i डॉट जे जो होता है वो आपके पास k के इक्वल होता है, जो पहले हमने पढ़ा। अच्छा, ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा कि i डॉट जे जो है वो आपके पास माइनस का j डॉट i के क्यू इक्वल होता है। अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये देख लिया कि एक माइनस का साइन लगता है डायरेक्शन की वजह से, ऊपर है या फिर नीचे, तो उस डायरेक्शन की वजह से जो आपके पास माइनस का साइन लगता है। तो इससे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें, तो इसलिए हम इस वाले मेथड को जो है वो नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, बल्कि सिंपली एक फार्मूला जो है वो देख रहे हैं कि जिसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो अच्छे का मतलब कम टाइम के अंदर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल है, मतलब अगर ऐसा हो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको वो i j k के अंदर दोनों के दोनों वेक्टर्स दे दे, तो आपने क्या करना है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है, i j k
x1 y1 z1 x2 y2 और z2, और इसका जो है अपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। मैथ्स वालों को तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने डिटर्मिनेंट निकालना काफ़ी अच्छे से जो सीखा होगा अपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर, मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर की। मेडिकल वाले जितने उनके लिए जो है वो या तो अभी देख लें या फिर हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल्स के अंदर देख लेंगे। चलो अभी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो बना लेते हैं कि मतलब डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलता है। सबसे पहले तो आपको ये वाला चार्ट जो है वो देखना पड़ेगा। अगर सिंपल सी हम लोग ज़बान में देखें तो फ़र्ज़ करो कि हम लोग ले रहे हैं इसको, इस पहले वाली चीज़ को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मतलब ये एक चार्ट होता है, ये आपके पास एक चार्ट होता है 3/3 के डिटर्मिनेंट का। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो अब बेसिकली इससे हमने वैल्यू निकाल के लानी होती है इसके अंदर। तो ये आपको चार्ट जो याद रखना है कि पहली पॉजिटिव रख रहे हो तो दूसरी नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी, फिर यहाँ पे पूरी की पूरी इस तरह से आएंगी। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है वो चॉइसेस होती हैं कि हम इसको किसी भी रो से किसी भी कॉलम से जो एक्सपेंड कर दें। ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड यहाँ से ही हूँ। मतलब ये बातें वैसे तो आपकी ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन सिंपली आपने क्या करना है कि आई क्रॉस बी, मेडिकल वाली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर परेशानी होगी, तभी इसको जो है वो सिंपली हम लोग याद कर लेते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये बोलो कि इसका रट्टा मार लो कि कैसे इसको खोलना है। आई सबसे पहले ये वाली चीज़ लिखनी है पॉजिटिव के साथ, तो हमने पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे इसके साथ लगाया। पॉजिटिव लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, आई। और इस वाली रो को जो भूल जाओ, निगलेक्ट करो। इस वाली रो को निगलेक्ट करो, और ये वाले जो 4 के 4 हैं वो यहाँ पे लिख लो। 2/2 का मैट्रिक्स बना लो, इसका डिटर्मिनेंट बना लो y1 y2 z1 और z2, और ये 2/2 का आपके पास डिटर्मिनेंट बन गया। फिर नेगेटिव का साइन, साथ में हम लोग दूसरे वाले को लेंगे j, मतलब हम इस रो से जो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला i, ये वाले पूरे लिखे हमने, मतलब इसकी रो को और इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दिया। फिर j, इसकी रो को इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दो। अब जो बच गए वो लिख दो 2/2 के डिटर्मिनेंट में x1 x2, मतलब इसको निगलेक्ट किया हमने और इसको जो है वो छुपाया, इसको और इसको छुपाया, तो ये बचा और ये बचा, तो z1 और आपके पास z2। फिर आपके पास जो है वो तीसरा क्या है, प्लस के साथ k आएगा, तो प्लस के साथ k लिखो, और फिर 2/2 के डिटर्मिनेंट में जो बच जाए चीज़ें वो लिख दो, इसको और इसको निगलेक्ट करने के बाद। मतलब इसका जो भी कॉलम आ रहा है, इसका जो भी रो आ रही है, इसको आप निगलेक्ट करो दोनों को, और ये वाली जो चीज़ें बच जाएँ इनको लिख दो, x1 x2 और y1 और साथ में y2। और फिर आप क्या करो कि सिंपली इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास फॉर्मूला है। 2/2 का तो करना आता है ना आप लोगों को, 2/2 का डिटर्मिनेंट तो सबको करना आता होगा ना। तो 2/2 का तो काफ़ी आसान होता है। अगर वो भी भूल गए हो, मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, तो सिंपली आप लोग क्या करो कि y1 और y2 अगर नंबर डाल के देख लेते हैं हम लोग। अगर यूँ लिखा हो कि 2 3 और 4 और 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालते थे, क्रैमर्स रूल, और वो आपके पास कौन सा था दूसरा, मैट्रिक्स मेथड, उसके अंदर आप लोग करके आए हो सारा। कैसे करते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, और बीच में माइनस का साइन आता है शायद। तो 2 × 5 और माइनस का 3 × 4, ये डिटर्मिनेंट होता है। 2 5 से 10 आएगा, और यहाँ पे जितना भी आएगा 12, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये 2/2 का इस तरह से सॉल्व होगा जब हमारे पास रियल वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग x y z की वैल्यूज़ डाल के जो भी देख रहे हैं ना। तो जब रियल वैल्यूज़ होंगी और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने जो है वो जहन में फ़िलहाल रखना है कि किस तरह से जो हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 7वीं प्रॉपर्टी थी, 8वीं और 9वीं रह गई हैं, वो भी देख लेते हैं। तो 8वीं जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बेसिकली एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम वाली है, पैरालेलोग्राम वाली प्रॉपर्टी है। बेसिकली इसके अंदर एक फार्मूला बनता है जिसकी मदद से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं पैरालेलोग्राम का। तो यहाँ पे भी कुछ शुरू में समझने की चीज़ है कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो एक वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से, जो कि फ़र्ज़ करो कि ये वेक्टर ए और जो ये दूसरा वेक्टर है ये एक और साइड के ऊपर जो मौजूद है हमारे पास पैरेललोग्राम की, और
इसको कंप्लीट करें तो पैरेललोग्राम जो कुछ इस तरह का होता है, जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर जो देखा भी था। तो ये दो हमारे पास जो है वो वेक्टर्स हैं जो साइड को बना रहे हैं, साइड को फॉर्म कर रहे हैं किसी एक पैरेललोग्राम की। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस वाले वेक्टर से, या फिर जिसे हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते थे कि एक वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर हम लोग नीचे ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्ज़ करो कि हमने ये एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर ली और ये एक ट्राइंगल बन गया बेसिकली। इसको नाम दे दो कि x ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है आपके पास y, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास z, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हम लोग हाइट बोल रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम लोग हाइट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया का फॉर्मूला देखें, पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरह से होता है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे बेसिकली एक लेंथ जो वो हमारे पास क्या बना रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली फ़र्ज़ करो कि आपके पास लेंथ है, और इसके अंदर हमारे पास कौन सा वेक्टर आ रहा है? वेक्टर ए, मतलब हमने इसको जो वेक्टर ए का नाम दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपके पास लेंथ की जगह पे इसके अंदर क्या आएगा? ए। हाइट की जगह पे इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? एच, ये वाला एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एच पुट कर दिया, और ये इनके दरमियान जो एंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास बेस होती है, उससे हमारा फ़िलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि इस हाइट वाली चीज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला जो हाइट वाला कॉम्पोनेंट है ये हमारे पास कैसे आ सकता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से जो आती होंगी, क्योंकि ये तो बेसिक्स हैं। ये x, ये y, और ये आपके पास जो है वो z है। ये वाला ट्राइंगल बड़ा करके हमने यहाँ पे बना लिया। इस वाली पूरी की पूरी ये जो लेंथ थी इसको तो हमने फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है। हम लोग जिसके ऊपर फोकस करें वो ये है कि वेक्टर b, और यहाँ पे जो आपके पास इसको हमने h का नाम दिया हुआ, और बेसिकली ये आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट है, और थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर होता है, जो कि हमारे पास h आ रहा है, और हमें इन दोनों का रिलेशन चाहिए। इन दोनों का जो है वो रिलेशन चाहिए, तो वो किसके अंदर आ रहा है? साइन थीटा के अंदर। तो साइन थीटा अगर यहाँ पे हम लोग देखें परपेंडिकुलर की जगह पे h, बी हाइपोटेन्यूस की जगह पे b, तो h का क्या फॉर्मूला बनेगा? ये b यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। b साइन थीटा इज इक्वल्स टू एच। b साइन थीटा इज इक्वल्स टू h। तो इसका मतलब क्या हुआ कि h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ? h इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। तो यहाँ पे h को अगर हम लोग हटाएं तो इसकी जगह पे हम लोग b साइन थीटा लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू वेक्टर a, h की जगह पे b साइन थीटा, तो b और साथ में साइन थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास? अभी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड ही आएंगे इनके, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो आपके पास सेकंड वेक्टर, और साथ में आपके पास जो साइन थीटा अगर लगा हो तो वो आपके पास जो क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एरिया जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम का वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है। वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है और इस तरह से हो रहा है कि दोनों वेक्टर्स उस पैरेललोग्राम की साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक ये और एक ये वाली जो साइड है इन दोनों के ऊपर वेक्टर्स आए हुए हैं, तो सिंपली आपको अगर एरिया निकालना है किसी पैरेललोग्राम का तो आप उन दो वेक्टर्स का
वेक्टर प्रोडक्ट ले लो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वो आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के दे देगा, या फिर उसको निकालने से, वेक्टर प्रोडक्ट को निकालने से आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा नए वाले वेक्टर का, वो बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू देगा। और नौवीं प्रॉपर्टी भी यहीं पे इसी के साथ ही जो आपके पास ऐड होगी, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और इसको अगर हम लोग आधा कर देंगे बीच में से, तो ये आपके पास क्या बना, एक ट्राइंगल। ये आपके पास क्या बता दूँ, दूसरा ट्राइंगल। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसको अगर आप लोग हाफ कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर आप लोग हाफ कर दो, आधा कर दो, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दे देता है, वो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दे देता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी या फिर एक फार्मूला ही है जो आपके न्यूमेरिकल के अंदर पूछा जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करें तो वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कि क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे हमने देखा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को की वैल्यू जो भी आ रही है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्योंकि एरिया जो हमने मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इसका जो भी आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या होगा कि एरिया का ट्राइंगल का एरिया भी जो आपको मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें भी आपने जो वो याद रखनी है, या फिर ये जो ये फॉर्मूले आपने याद रखने। और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था, इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो हमने कवर कर ली। और बस इस चैप्टर के फिर जो है वो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। अगली वीडियो से जो है वो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए हमने जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट जो है वो इस 4 लेक्चर के अंदर, जो कि बड़े बड़े लेक्चर थे, तकरीबन सारे ही 1 घंटे से ऊपर गए हैं, तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें इनके अंदर हमने जो है वो डिस्कस की हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स, इसके न्यूमेरिकल जो है जब हम लोग कर रहे होंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, बेसिकली इसके अंदर सारे फॉर्मूले बनाए हमने, तो ये भी सारे आपको आने चाहिए। और एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड जो है जितनी भी चीज़ें वो आनी चाहिए। और आपके पास जो बेसिक स्केलर और वेक्टर्स की जो पहली वाली वीडियो थी, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो भी आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।